हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज बी सीटेड. हाँ जी, हाँ जी, चलो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चों सबको. हम लोगों ने आज क्या शुरू करना है, कोई बच्चा याद कराएगा? लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो गया था. अच्छा, कुछ बचा था? चलिए, तो हम लोगों ने, और सुनाओ सब ठीक ठाक? अच्छा, कल का क्या करना है बताओ? छुट्टी कर दूं या चैप्टर 2 शुरू करें? देखो चैप्टर 1 तो खत्म है, आज टाइम से पहले खत्म हो जाएगा. तो आज चैप्टर 2 तो शुरू करने का मन नहीं कर रहा मेरा, ना तुम्हारे पास नोट्स हैं. अब या तो कल मैं नोट्स की फोटोकॉपी कराऊं कल चैप्टर 2 की. मन देखो, मन 50-50 है, क्लास लेने का है भी और नहीं भी है नहीं क्यों है? रीजन बता देता हूँ. चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 की फोटोकॉपी कराओ, फिर ऑनलाइन वालों को भी प्रोवाइड करो, ऑफलाइन वालों को भी, है ना? वो मुझे मजा नहीं आ रहा. मंडे अच्छा, फिर ये तो 50% लेने का मन नहीं है. अच्छा, फिर मन है क्यों? मैं उसका भी रीजन दे देता हूँ. अगले बुधवार की है होली. अब जो बुधवार आएगा 4 तारीख की होली है ना, तो बुधवार की छुट्टी करनी. नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी तो कंफर्म है 4 तारीख की, है ना? अब मैं सोच रहा हूँ जब 4 की छुट्टी है और 4 तारीख को दूर नहीं है, बुधवार है होली, है ना? इट्स वेंसडे ना, तो वेंसडे की होली है. तो अब आप बताओ, मैं सैटरडे ऑफ कर दूं, संडे ऑफ हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे आके फिर वेडनेसडे का फिर ऑफ हो जाएगा. ये ना मुझे थोड़ा मजेदार नहीं. अच्छा, होली के बाद नहीं, पता है तुम्हें, मैंने अपने मन में डेट रखी है ये वाली, 15 मई को तुम्हें फ्री करने. 15 मई मैंने जो टारगेट बनाया हुआ है, 15 मई का टारगेट आपको दिया है कि 15 मई तक आप फ्री हो जाओगे. हाँ जी, अब 15 मई के टारगेट में मैं छुट्टी कम से कम देना चाह रहा हूँ. 2-3 छुट्टियां तो आएंगी मार्च में, जब बच्चों के पेपर खत्म होगी, बीवी कहेगी कहीं घूमने चलें, तो फिर तो जाना पड़ेगा. 2-3 छुट्टियां आएंगी बस वो वाली, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं है. हाँ जी, मेरा सवाल तो क्या करने हैं, छुट्टी लें या रहने दें? अभी फालतू की छुट्टी है कल. फालतू मतलब समझ रहे हो, कोई कुछ है नहीं लॉजिक. रहने देना, रहने दें. थैंक यू, ओके. नहीं, मेरा साथ दो. हाँ अच्छा, अगर एफएम वाले सर ने या सुबह वाले सर कौन से हैं, टैक्स वाले सर ने, किसी एक ने भी ऑफ कर दिया, मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर इनमें से किसी ने ऑफ कर दिया तो मेरा भी ऑफ है. डीम्ड ऑफ मान लेना मेरा, ठीक है? अगर मान लो एफएम वाले सर ने कल ऑफ कर दिया तो मेरा डीम्ड ऑफ है, मुझसे पूछना मत. हाँ, किसी एक ने भी ऑफ कर दिया, मैं ऑफ कर दूंगा बस. अच्छा, 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन है तुमसे जिनका टैक्स सुबह होता है. मैंने ऑफ कर दिया, तुम लोगों ने कहा, मैंने भी माना, किसी कोई प्रेशर में नहीं कर रहा, मैंने ऑफ कर दिया. सुबह 10:30 10:15 बजे टैक्स से फ्री हो गए, ठीक है? और ये क्लास कितने बजे शुरू होती है एफएम की? 1 बजे. आप मुझे बताओ 3 घंटे करोगे क्या बीच? हर चीज का जवाब है तुम लोगों के पास, है ना? चलो अभी बातचीत देखते हैं. नहीं, मैंने रीजन दे दिया, लॉजिक नहीं अलाउ कर रहा. मन कह रहा दे दो, लेकिन लॉजिक कह रहा नहीं अभी मत दो. अब शुरू करती. बस कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन यही है कि कोई छुट्टी कल नहीं है. क्या बात क्लियर है? आपको कल चैप्टर नंबर, हाँ ऊंचा बोलो बेटे. छुट्टी का डिसीजन मेरा नहीं होता. देखो सिंपल बात है, मेरे को सिर्फ इतना बोला जाएगा, वैभव सर बोलेंगे सर जब टैक्स वाले सर भी ले रहे थे, एफएम वाले सर भी ले रहे थे, आपका स्लॉट बीच का है ना? तो आपकी वजह से सबका डिस्टर्ब हो जाएगा सर. नहीं, झूठ नहीं मैं बोलता परी, ठीक है? हाँ जी बेटे, अकाउंट्स पढ़े. अगर डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं तो जरूरी है डिक्लेयर करेगा. प्रपोज कर रहे हैं, डिक्लेयर करे या ना करे. अकाउंट्स पढ़े है ना? चलो ठीक है, अभी आओ.
अभी अभी बस अभी पढ़ लें कि आज की पूरी क्लास छुट्टी पे डिस्कशन करें? चलो अब बोर्ड पे देखो, बातचीत नहीं। ओके चलो अभी बोर्ड पे देखो, आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी बातचीत बिल्कुल बंद। आज हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या है? अगर आपको कल याद हो, हमने क्वालिटीज पे क्लास खत्म करी थी। ऑडिटर टास्कफुल होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए, ऑडिटर डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, क्लियर हेडेड। किसी को याद है ये वर्ड? लॉजिकल। हम भी तो लॉजिकली सोच रहे हैं ना, है ना? नेक्स्ट सवाल, अब बताना अश्योरेंस कितने तरह की होती है? रीजनेबल चाहिए तो ऑडिट करवा लो, रीजनेबल से कम लिमिटेड चाहिए तो रिव्यू करवा लो, और कम मॉडरेट चाहिए तो, किसी को याद है मॉडरेट अश्योरेंस भी होती है? वो कब दी जाती है बताओ? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे। मेरा सवाल, हमने रिव्यू और ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है कल की क्लास से कोई बच्चा बताएगा? ऑडिट में प्रोसीजर लगा के एविडेंस इकट्ठे करती हैं, तो रिव्यू में भी तो प्रोसीजर लगा के एविडेंस इकट्ठे करती हैं, बट अप्लाई रिव्यू में जो प्रोसीजर लगाएंगे वो कम लगाएंगे, जो एविडेंस इकट्ठे करेंगे वो कम होंगे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अश्योरेंस एंगेजमेंट कल पढ़ा दिया था आप लोगों को। मैंने कहा था अश्योरेंस के लिए, अब ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, यस, रिव्यू इज ऑल्सो एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के ऊपर अश्योरेंस देने के लिए बुलाया गया तो वो भी तो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। अश्योरेंस एंगेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना 3 लोग होंगे, एक चीज होगी जो हमें चेक करनी होगी, उसको चेक करने का क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, हम एविडेंस इकट्ठे करेंगे, चेक करके अपनी क्या दे देंगे? अश्योरेंस रिपोर्ट। क्लियर है? ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज क्या बचा है करने को? सिर्फ 1.17 एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो आज का टारगेट क्या है सर? ये स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने। ये 2.1 तो अगला चैप्टर है। क्लियर है? मेरा सवाल, आज हम लोगों ने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड शुरू करने हैं। बोलो जी अलाउड। अब ध्यान से सुनना, पेपर में बहुत आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स? एंगेजमेंट इन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब कई बच्चों का ना देखो मुझे मैसेज आता है, सर ऑडिट की क्लास में थोड़ा लिखवा दिया करो, नींद आती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको लिखने का मन करे, जब मैं लिखता हूँ मेरे साथ साथ लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है। जिसको लगता है कि मैं सो जाता हूँ बैठे बैठे, वो लिख लिया करे थोड़ा थोड़ा। सबको नहीं मैं बोल रहा, जिसको लगता है। जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर नींद आ जाती है, प्लीज़ थोड़ा लिखवा दिया करो, 2 घंटे बैठे बैठे ना लैपटॉप के सामने सुस्ती आ जाती, तो उन्हें मैं बोलूँगा जब मैं लिखूँ आप भी मेरे साथ साथ लिख लो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नाम क्या रखा मैंने? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। सब बच्चे अब बोर्ड पे देखना। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड 5 तरह के स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं। 5 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। किसी एक को नहीं, 5 अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स को जोड़ दें तो बन जाते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। जैसे मैं आपको बोलता हूं, सपोज करो एक इलाका है पीतमपुरा, पीतमपुरा के अंदर 5 तरह के ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक। इन 5 ब्लॉक्स को जोड़ के बनता है पीतमपुरा। ऐसे 5 अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उन 5 स्टैंडर्ड्स को जोड़ के बनता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट इन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड है, सब बच्चों ने सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहला स्टैंडर्ड, ये कब लगाते हैं दोस्तों जल्दी से बताना? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब लगाते हैं? मैं वेट कर रहा हूं जब आपको फुल ऑडिट करवाना हो। पूरा क्या करवाना हो बेटा? बोलो ऑडिट। किसका ऑडिट होता है दोस्तों बताओ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। जब आपको पूरा ऑडिट करवाना हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होता है। बताओ इसमें सब बच्चे मुझे बताएंगे लेवल ऑफ चेकिंग कम होती है या हाईएस्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉमन फास्ट चेकिंग होती है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो प्रोसीजर थोड़े से लगते हैं या बहुत सारे प्रोसीजर लगते हैं? ऑडिटर बहुत सारे प्रोसीजर लगाते हैं। मैंने लिखा लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स। क्या ठीक लिखा मैंने? यहां ऑडिटर देखो अलग अलग है। ऑडिटर रिस्क असेस करते हैं। सब बच्चे सुनो, व्हाट इज दिस? रिस्क असेस। व्हाट इज रिस्क? ध्यान से सुनना। ऑडिट जो है ना वो पूरी रिस्क पे बेस है। रिस्क का मतलब क्या होता है? जैसे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, टीचर सब बच्चों को बराबर पढ़ाता है या टीचर नालायक बच्चों को ज्यादा पढ़ाता है और होशियार बच्चों को कम पढ़ाता है? आप बताओगे? क्लास में तो टीचर सब बच्चों को बराबर पढ़ाता है, लेकिन जब पेपर का टाइम आता है तो क्या करता है? जो नालायक बच्चे होते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है, उन पे मेहनत ज्यादा की जाती है ना? ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही ऑडिट है। ऑडिट में भी कुछ नालायक आइटम्स होते हैं। नालायक आइटम्स को क्या बोल सकते हैं? जरा आइटम्स में फ्रॉड एरर के चांसेस
ज्यादा होते हैं, नालायक आइटम्स होते हैं। तो बताओ जो आइटम्स नालायक है, जिनमें गलती के चांस ज्यादा हैं, क्या उनको सेम चेक करना चाहिए या उन पे चेकिंग का लेवल बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और जो अच्छे आइटम्स हैं, जिनमें लगता है चांसेस कम है गलती होने की, उन पे लेवल ऑफ चेकिंग थोड़ी सी कम करते हैं। यानी ये होता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क देख के चेकिंग करते हैं। जहां रिस्क ज्यादा लगता है, जहां नालायक लगते हैं, जहां गलती ज्यादा होगी, वहां चेकिंग थोड़ी ज्यादा करती है। अच्छा, हम ऑडिट में चेकिंग करते हैं और फिर क्या इकट्ठे करते हैं बेटा, बोलो? अपने एविडेंस। और जो भी करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना। सर व्हाट इज दिस वर्ड? सब बच्चे बताओ। डॉक्यूमेंटेशन। जो भी करोगे उसके नोट जरूर बनाना। कोई भी काम ओरल में नहीं करना, हर चीज का नोट जरूर बनाना। क्यों? कल को प्रूफ कैसे करोगे कि तुमने ढंग से काम किया था? ये तुम्हारे जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये कोर्ट में प्रूफ का काम करेंगे कि तुमने ढंग से ऑडिट किया था। आप बताओ व्हाट, तो मेरा सवाल, व्हाट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब लगाए जाते हैं? जब हमें पूरा क्या करने के लिए बुलाया जाता है? ऑडिट। नेक्स्ट सवाल, सर स्टैंडर्ड्स कहते हैं चेकिंग का लेवल ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कहते हैं प्रोसीजर ज्यादा लगाओ, स्टैंडर्ड्स कहते हैं रिस्क लगाओ, पर रिस्क निकालो, एविडेंस इकट्ठे करो, हर चीज को डॉक्यूमेंट्स करो। ये सब कुछ कौन सिखाता है हम लोग को? बोलो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मेरे पास बहुत तरह के स्टैंडर्ड है, 200 से शुरू हो जाते हैं स्टैंडर्ड और 800 तक जाते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं। कब लगाने हैं सब बच्चे? बोलो पहला पॉइंट, बोलो सब बच्चे। कब लगाने हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? जब हमें पूरा ऑडिट करने को बोला जाए। हमारा पेपर का नाम ऑडिटिंग है, तो ऑडिटिंग में हमें डिटेल में क्या पढ़ने चाहिए? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? किसी को सवाल यहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे? कोई? हाँ जी, कोई एक मजाक में एग्जाम्पल बोल दो सर। हाँ लो मजाक में एक एग्जाम्पल बोल दो जहां स्टैंडर्ड लगा रहे हैं। लो जी, एक लड़का कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कैसे वेरीफाई करें उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगाना जरा। कैसे वेरीफाई करें? उसके मोबाइल में फोन कॉल देखें उसकी, यस और नो। उसका पेटीएम का खर्चा देखें, महीने में कितना फूक देता है वो। उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल वो डलवा रहा है, यहां से पता लग जाएगा। उसके कार्ड स्टेटमेंट देखें, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसके पास है। हाँ भाई बोलो। उसके कार्ड स्टेटमेंट देखें, उसके गाड़ी के फ्यूल का खर्चा देखें, उसका पेटीएम बैलेंस देखें, उसकी फोन कॉल देखें, या उसके अदर फ्रेंड से पता करें कि ये इसका कोई अफेयर है या नहीं। जो लोग जल्दी बोलो। और कुछ तरीका? परी और कोई तरीका? नहीं, आवाज नहीं आई बेटा। उसकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करो, सोशल प्लेटफॉर्म्स चेक करो, उसके सारे आईडी देखो, इंस्टा पे कैसा कर रहा है, फेसबुक पे क्या है। इतना कुछ जब तुम करोगे तो मैं बोल रहा हूं तुम तो ऑडिट कर रहे हो भैया। और ऑडिट किसके हिसाब से होता है बेटा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, किसी को सवाल नहीं है? अब सुनो नंबर 2, एक होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। नंबर 2 नाम क्या है इसका? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। शॉर्ट में बोलो SRE। तो ये बन गया स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सब बच्चे बताओ ये कब लगेंगे? मैं वेट कर रहा हूं आप सबकी, ये कब लगेंगे बताओ? हाँ जी, जब हम लोगों को क्या बुलाया गया? हमें रिव्यू के लिए बुलाया गया। रिव्यू भी किसका होता है, कोई बताएगा? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। याद है कल बोला था रिव्यू भी हिस्टोरिकल का होता है। सर रिव्यू होता क्या है? बताओ बेटा। रिव्यू, ये वाले पॉइंट्स देख के बोलना। हाईएस्ट लेवल ऑफ चेकिंग या लिमिटेड चेकिंग? लिमिटेड चेकिंग होती है रिव्यू में। चेकिंग होती है बट लिमिटेड होती है। तो प्रोसीजर लगते हैं लॉट्स ऑफ प्रोसीजर या लिमिटेड प्रोसीजर्स? लिमिटेड प्रोसीजर। एविडेंस इकट्ठे करते हैं बट बहुत सारे एविडेंस या लिमिटेड एविडेंस? लिमिटेड एविडेंस इकट्ठे करती है। क्या बात क्लियर है? लिमिटेड चेकिंग करती है, लिमिटेड एविडेंस इकट्ठे करती हैं। मेरा डाउट अब इसी एग्जांपल में बताना, लड़के का अफेयर है या नहीं है। इतना कुछ करा था तो ऑडिट था। अगर मैं बोलूं सिर्फ फोन कॉल और पेटीएम देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फोन कॉल चेक करेंगे और उसका पेटीएम का बैलेंस चेक करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, यानी चेकिंग का लेवल मैंने कम कर दिया। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा ही चेक कर रहा हूं तो ये क्या है? मैंने ओपिनियन तो इसमें भी देना है, बट बताओ कि इसमें मेरा जो ओपिनियन या मेरी जो अश्योरेंस होगी वो क्या होगी? लिमिटेड अश्योरेंस होगी। क्या बात क्लियर है? अश्योरेंस तो मैं इसमें भी दूंगा बट मेरी अश्योरेंस लिमिटेड होगी। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? तो जब भी रिव्यू करना हो, पीछे जब भी रिव्यू करना हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लगाने, स्टैंडर्ड्स ऑन
रिव्यू एंगेजमेंट लगाने। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी क्या करना हो, रिव्यू करना हो तो ऑडिटिंग नहीं लगाने, बल्कि क्या लगाने हैं। लो जी, अब दो एग्जाम्पल सुनो। एक स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है 2400 और एक और है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410। ये दो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है जो आईसीआई की वेबसाइट पे गिवन है, आपके मॉड्यूल में भी गिवन है। हमें डिटेल में नहीं पढ़ने, बट हमें पता तो होना चाहिए दोनों क्या है ना। ये दोनों रिव्यू के स्टैंडर्ड्स है, नाम से पहचान हो जाएगी। बताओ परी, SA नहीं है, SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। बोलो बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी, क्या मैं आगे बोल सकता हूं। अब पहले सुनो, कौन सा आया पहले। अगर आपको रिव्यू करवाना है, रिव्यू किसका कराना है, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाना है किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाना है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन रिव्यू करवाना है। रिव्यू मतलब 100% चेकिंग या लिमिटेड चेकिंग। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेड चेकिंग करवानी है। किससे करवानी है, किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। कोई बच्चा बताएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन हो सकता है। क्या कंपनी का अपना ऑडिटर हो सकता है जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलेंगे, या कोई अदर सीए हो सकता है। हां जी सर, किसी से भी करवा सकते हैं। ये कंपनी का ऑडिटर ही कंपनी का रिव्यू भी कर दे। ऑप्शन 2, कंपनी के ऑडिटर से मत करवाओ, अदर से कराओ। कोई बच्चा लॉजिकली बताएगा अमित बेटर क्या है, अदर से कराओ। बट जब आप SRE पढ़ोगे सीए फाइनल में, वहां दोनों, वहां पे वर्ड ना तो ये लिखा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ना ये लिखा है अदर सीए। वहां वर्ड क्या लिखा है बताओ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग किससे करवाना चाहिए रिव्यू, अपने ही ऑडिटर से या किसी अदर से। लॉजिक क्या है, अपने ने तो ऑडिट कर दिया ना, अपने ने तो ऑडिट कर दिया, एक बार किसी और से रिव्यू करवा लो। क्या पता ऑडिटर ने कोई बात जानबूझ के छुपाई हो बेटा, और वो कौन बता देगा आके, रिव्यूअर जब चेकिंग करेगा वो बता देगा। क्या बात क्लियर है। तो जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाना हो तो SRE 2400, और फिर 2410 कब लगाती है सर, अगेन हमें रिव्यू करवाना है। बट रिव्यू किसका करवाना है, कॉमन फास्ट। रिव्यू पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं कराना। मेरा डाउट, रिव्यू किसका कराना है, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब देखो, बताओ मेरे को, क्या बोला मैंने, रिव्यू, लेकिन रिव्यू किसका, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई बच्चा मुझे याद कराएगा व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थोड़ी सी मतलब अगर मैंने क्वार्टर का P&L बनाया या मैंने हाफ ईयर का P&L बनाया, दोस्तों बताओ, क्वार्टर का P&L या हाफ ईयर का P&L, ये क्या माना जाएगा, फुल P&L या इंटरिम P&L, इंटरिम P&L। इंटरिम और फुल में कंपैरिजन फर्क समझ आ गया बेटा, पूरा है या इंटरिम है। अगर आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाना है, और यहां पे कौन करेगा रिव्यू, क्या लिखा, व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बाहर का सीए या अपना ही ऑडिटर। अपने ही ऑडिटर को बोला भाई एक बार जरा तू कॉमन फास्ट रिव्यू कर दे। किसका रिव्यू कर दे, क्वार्टर का। सर एक एग्जांपल से समझाना। लो जी एग्जांपल दे देता हूं आपको, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। मेरा डाउट, हमारे ऑडिटर को बोला आपने 24-25 का ऑडिट करना है। कह रहे ठीक है जी, मैं 24-25 का ऑडिट कर दूंगा। अब वो 24-25 का ऑडिट कर रहा था भाई, हुआ क्या, 24-25 खत्म हुई और क्या शुरू हो गई, कोई बताएगा, 25-26 शुरू हो गई। 25-26 में महीना आ गया जुलाई का, जुलाई, कोई बता, 15 जुलाई 2026। कौन से ईयर का ऑडिट चल रहा है दोस्तों बताना, 24-25 का। चल कब रहा है, 25-26 में। अब वो तो ऑडिट कर रहा था, उसको क्या बोला, भाई तूने 24-25 का तो ऑडिट किया है, 25-26 का एक क्वार्टर खत्म हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर। किसी को समझ आ रहा है कौन सा क्वार्टर, 1 अप्रैल 25 से 30 जून 26, नहीं सॉरी 1 अप्रैल 26 से, नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, 1 अप्रैल 25 से 30 जून 25, यही होगा ना बेटा। ये क्वार्टर खत्म हो गया, क्या तू इसका भी रिव्यू कर देगा। हमने सिर्फ 3 महीने का रिव्यू बोला, इस साल का 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25, इसका पूरे का क्या कर दे ऑडिट। और 1 अप्रैल 25 से लेके, 1 मिनट इसको मैं रब कर देता हूं, हाँ जी बताना बेटा क्या, 1 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 25 तक का क्या कर दे भाई, बोल रिव्यू कर दे। पूरे का पिछले साल का ऑडिट कर दे और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर का सिर्फ क्या कर दे, रिव्यू।
कह रहे जी चलो कर देता हूं। क्यों करवा रहा हूं रिव्यू? जिन्होंने लॉ पढ़ा है बताओ मुझे ना, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है। किसी को याद है इंटरिम डिविडेंड? मुझे इस ईयर का इंटरिम डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड देने से पहले एक बार मैं कंपनी की परफॉर्मेंस तो चेक करवा लूं। पूरा साल नहीं हुआ अभी खत्म, तो पूरे साल का ऑडिट नहीं करवा रहा, अभी मैं 3 महीने का सिर्फ क्या करवाना चाह रहा हूं, रिव्यू। अगर सिर्फ 3 महीने का रिव्यू करवाना है तो यहां पे 2400 लगेगा या 2410 लगेगा? 2410। अच्छा, यहां पे बाहर वाला सीए नहीं करेगा, कौन करेगा दोस्तों बोलो? रीजन वॉज वेरी सिंपल। क्या जो ऑडिट पूरे साल का कर रहा है, क्या उसे कंपनी की पूरी नॉलेज होगी अमित भाई? तो वो क्या एक क्वार्टर का भी आराम से रिव्यू कर सकता है? ये लॉजिक था। क्या बात क्लियर? 2400 और 2410 में 2 डिफरेंसेस हैं। अगर समझ आ गए तो मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा। बताना क्या डिफरेंस है। पहला, 2400 कब लगाना है? जब पूरे साल की रिव्यू करवाना हो। और 2410 कब लगाना है? जब इंटरिम थोड़े से पोर्शन का रिव्यू करवाना हो। दूसरा डिफरेंस बताओ। 2400 में हम किसी से भी रिव्यू करवा सकते हैं, क्योंकि वहां वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और 2410 में अपने ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिव्यू करवाएंगे। बोलो जी, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना का मन किया, बता दिया। अगर आप कहते हो सर जब नहीं है तो इतना क्यों डेप्थ में जा रहे हो, तो प्लीज बोल दो, मैं सिर्फ नंबर लिख दिया करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बोलो, इतनी डेप्थ एक्सेप्टेबल है या सिर्फ नाम नंबर लिख के छोड़ दे? इतना तो चलेगा ना? बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? तो आप बताओ, हमें जब रिव्यू करवाना है तो क्या लगाने हैं? फिर से बोलो, रिव्यू करवाना है तो ऐसे लगाने हैं या एसआरई? कौन सा एसआरई? रिव्यू ऑफ। ये भी कब लगते हैं? रिव्यू ऑफ। इसमें भी चेकिंग का अमाउंट ज्यादा या लिमिटेड? लिमिटेड प्रोसीजर, लिमिटेड एविडेंस। इसमें भी ऑडिटर अश्योरेंस देता है, बट अश्योरेंस का अमाउंट लिमिटेड होता है। 2 एसआरई के नंबर बताओ, 2400 और 2410। अब आप मुझे बताओगे, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, 2 तरह के स्टैंडर्ड पढ़ लिए, स्टैंडर्ड्स ऑन और स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या दोनों सेम है या दोनों में अलग अलग बातें हैं? ये देखो, हमने 2 पढ़ लिए। अभी मैं 2 यहीं से पढ़ाऊंगा, 2 ही पढ़ाऊंगा। देखो, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशूड अंडर आईसीएआई अथॉरिटी, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इन पांचों को, 4 है सर, यहां तो 4 है, 5 दिखा दूंगा आपको, डरो मत। इन पांचों को बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। नंबर 1 पे कौन से आए? ये कब लगते हैं दोस्तों बताना? अप्लाई ऑन ऑडिट ऑफ। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू कब लगते हैं दोस्तों बताओ? अप्लाई टू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यही ब्रेक मार देना। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को थोड़ा इलाबोरेट करना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ऑडिट। तो बताओ, ऑडिटर अपना ओवरऑल, इसमें क्या क्या कवर है स्टैंडर्ड में? सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कौन सा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव का? 200। चीजों को डॉक्यूमेंट करना। कोई बताएगा डॉक्यूमेंट का मतलब? अपने नोट्स बनाना। चीजों की क्या करना? प्लानिंग करना। क्या ये वर्ड सिखाया था? रिस्क असेस करना, जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा है। किसी को ये वर्ड याद है? सैंपलिंग। सारी चीजें चेक नहीं करना, लिमिटेड चीजें चेक करना। क्या इकट्ठे करना और एविडेंस के बेसिस पे अपना क्या बनाना और फिर अपनी क्या दे देना। ये सारी बातें स्टैंडर्ड सिखाती है। ये देखो, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है। ऑब्जेक्टिव का 200, डॉक्यूमेंटेशन का 230, रिस्क का 315, एविडेंस का 500 और ओपिनियन और रिपोर्ट बनाने का कौन सा है? 700। सर ये लर्न करने पड़ेंगे नंबर। ये तुम्हें ग्रेजुअली हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ऑडिट में पढ़नी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। यहां से लर्न नहीं भी होते, कोई टेंशन मत लेना। बोलो जी, क्लियर है? अब बताओ कौन से आगे? स्टैंडर्ड्स ऑन, फास्ट फास्ट, अप्लाई टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में? क्लियर है? इन्वॉल्व फीवर प्रोसीजर दैन बट स्टिल ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। एविडेंस तो इकट्ठे करते हैं, बट कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में कम इकट्ठे करते हैं? ऑडिट के। 2 तरह के एग्जाम्पल हैं, बताओ कौन सा? 2400 और 2410। 2400 कब लगेगा? जब पूरे का रिव्यू करवाएंगे। और 2410 कब लगेगा? यहां पे हमें लिख लेना चाहिए, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय, बोलो बोलो बोलो, 2400 बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या बात क्लियर है? और यहां क्या लिख लेना चाहिए? बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दोनों में फर्क समझ आया बेटा? चलो आपकी बारी। समझ आगे? दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? अब भाई ये तो देखो, किताब में तो सिर्फ इतना ही नाम है,
और हम थोड़ा बोल रहे हैं, मुझे फिर बता दो अगर मैं ज़रा डेप्थ में जा रहा हूं तो नहीं कहता डेप्थ में, कोर्स में नहीं है, सिर्फ थोड़ा एलैबोरेशन करना अलाउड है ना। सो तो नहीं गए सारे लोग? सो गए? जाग रहे हो अमित? थोड़ा 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 जागो। एफएम की क्लास में पूरा जाग जाना, ठीक है? देखो टैक्स की क्लास में जाग के रहो, ऑडिट में आके आराम करो, चिल मारो, हाथ थक गया लिख लिख के, आंखें कभी खोलो कभी बंद करो, पढ़ाओ मास्टर जी पढ़ाओ आप। फिर एफएम के लिए तैयार होना है ना, फिर एफएम की क्लास में फिर से एक्टिव होके बैठ जाओ। सही नहीं है वैसे? ये तो सही है भाई, है ना? मेरा सवाल। चलो अब डाउट देखो, बोथ ऐसे एंड अप्लाई टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई बच्चा जल्दी से बताएगा? यहां फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखा। फर्क मत करिएगा, डेटा होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब डेटा को फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, चलो अगले पॉइंट पे। अब आया तीसरा, तीसरे का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड का एस, अश्योरेंस का ए, एंगेजमेंट का ई, तो एस ए ई। यहां पे भी हमें बुलाया जाता है किसके लिए? अश्योरेंस के लिए। ऑडिटर अश्योरेंस चाहिए यार, हमने कहा दे देंगे, बताओ किस पे? कह रहे लेकिन नॉन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे। कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या बोला? नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। हिस्टोरिकल पे नहीं चाहिए, किस पे चाहिए? कॉमन फास्ट नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल याद करो, ऑडिटर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाइए यार प्लीज यार, उस पे क्या कर दे, अपनी अश्योरेंस दे दे। अश्योरेंस मांग रही है हमसे, सब बच्चे बताओ हमसे क्या मांगा जा रहा है? अश्योरेंस। लेकिन किस पे? हिस्टोरिकल डेटा पे या नॉन हिस्टोरिकल डेटा पे? नॉन हिस्टोरिकल। हम क्या चेक करते थे याद करो? यहां पे भी हम प्रोसीजर लगाते हैं, बट प्रोसीजर क्यों लगाए जाते हैं? सिर्फ देखने के लिए कि जो इन्होंने अजम्पशंस लिए, जो इन्होंने टारगेट बनाए, हमें तो बस ये बताना है इनकी अजम्पशंस, इनके टारगेट्स रीजनेबल और नॉन रीजनेबल। एग्जाम्पल, कंपनी बोली ऑडिटर, हाँ जी मैंने कहा बोलो, 27-28 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला है 200 करोड़। ऑडिटर जरा इसका ऑडिट कर दो। 27-28 तो भी आई नहीं, उसका ऑडिट कैसे हो सकता है? कह रही चलो रिव्यू कर दो। दोस्तों रिव्यू भी हिस्टोरिकल का होता है, रिव्यू के लिए भी मना कर देना। बोलना क्या चाहिए? कंपनी कह रही है सर 27-28 में उम्मीद है 200 करोड़ कमा लेंगे। ऑडिटर कहता है मुझसे एश्योरेंस चाह रही हो, ठीक है मैं एश्योरेंस दे देता हूं। तुमने 200 करोड़ किस अजम्पशंस पे सोचा कि तुम 200 करोड़ कमा लोगे? कंपनी बोली सर अजम्पशन है पिछले 10 साल से हम एक एवरेज जो प्रॉफिट कमा रही है वो 170 से 180 करोड़ कमा रही है। अच्छा, ऑडिटर कहता है पिछले 10 साल में तुम्हारा ये प्रॉफिट का एवरेज है, वेरी गुड। तो मैनेजमेंट कह रही है सर हमें लग रहा है कि 10 to 15% तो बढ़ेगा, क्योंकि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हमें लग रहा है कि नया प्रोडक्ट सर अभी तो 25-26 चल रहा है, अभी तो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसको कामयाब होने में 1-2 साल लगेंगे। तो सर हमें लगता है कि 27-28 में जाके हमारा प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? दोस्तों बोलो 200 करोड़। ये मैनेजमेंट ने अपनी पूरी अजम्पशंस और एक्सप्लेनेशन समझाई। तुम सिर्फ इतना चेक करके बताओ मेरी कहानी सुन के, तुम्हें क्या लग रहा है ये अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस अनरीजनेबल या रीजनेबल? बस तुम्हें यही लिखना है। हाँ जी, अजम्पशंस लुक्स टू बी, अजम्पशन लुक्स टू बी रीजनेबल। मुझे अजम्पशंस देख के रीजनेबल लग रही है मेरे दोस्तों, मुझे अजम्पशंस देख के रीजनेबल लग रही है। कल की क्लास में जो बच्चे बैठे थे जवाब देना, लड़का कह रहे मैं आने वाले 3, लड़का जो लड़की के लिए हम लड़का देखने गए थे, याद उस लड़के ने क्या बोला? मेरी आने वाले समय में सैलरी 50 लाख रुपया हो जाएगी। अभी नहीं, हो जाएगी। अब मुझे इसको चेक करना है कि हो जाएगी या नहीं, ये तो फ्यूचर इंफॉर्मेशन है ना। इसको चेक करने के लिए मैं अजम्पशंस पता करूंगा। मैंने कहा क्यों लग रहा है तुम्हें 50 लाख हो जाएगी? बोले सर मेरी एवरेज सैलरी जो अभी है ना वो 35 लाख है। वेरी गुड। और सर 3 साल के अंदर मुझे इंक्रीमेंट मिलता ही मिलता है, कम से कम 20% का इंक्रीमेंट तो मुझे मिलता ही है। पिछले 10 साल का आप देख लीजिए, तो अभी 35 है तो 3 साल बाद मेरी सैलरी कॉमन फास्ट 20% भी लगा लें तो 50 कितना हो गया बेटा? 42 हुआ। तो मैंने कहा ये तो 42 लग रहा है, तुम 50 क्यों कह रहे हो?
तुम 50 क्यों कह रहे हो, थोड़ा बढ़ाना यार। नहीं सर 40% का जंप आता है। अब बोलो, अभी भी कम है 49। कहता सर राउंड फिगर लिख दी 50। मेरा डाउट, आप देखो अजम्पशन क्या लग रही है, ये आपको चेक करना है। आपको सिर्फ इतना बताना अजम्पशन सीम्स टू बी रीजनेबल या अजम्पशन सीम्स टू बी अनरीजनेबल। जयंत बैठा है पीछे, जयंत कहता है सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा बोल। कहता सर मेरी शादी होगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स होगी, इसमें क्या दिक्कत है, शादी तो तेरी होनी है। कह रहा है मैं शादी करूंगा किसी ब्यूटीफुल, अब मैं आगे वर्ड्स नहीं बोलना चाहता, किसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मतलब जो इनके बराबर की हो। एक्ट्रेस समझ गए आप, मेरे को नाम नहीं याद ज्यादा। हाँ समझ गए, दीपिका के बराबर की हो। हाँ अब आप बताओ, ये इसने बोला कि मैं करूंगा। अच्छा सुनो, जयंत ऐसा बोल रहा है। जयंत की मम्मी मुझे बुला के कहती है अश्मीत सर। मैंने कहा जी मैम। कहती है सर जयंत पागल सा हो रहा है, कह रहा है मैं एक्ट्रेस से शादी करूंगा, आप अश्योरेंस दे सकते हो। दोस्तों मुझे क्या देनी है, कमन फास्ट अश्योरेंस देनी है, पास्ट पे या फ्यूचर पे। फ्यूचर पे। मैं कैसे दूंगा, मैंने इससे पूछा जयंत कैसे लग रहा है तेरे को, मुझे लॉजिक दे, कैसे लग रहा है तेरे को, अजम्पशंस बता। क्या पता देखो सर मैं सीए बन जाऊंगा एक बारी में ही। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा सर मेरी सैलरी 10 से 15 लाख रुपए तो होगी ना, इसमें तो आराम से मिल जाएगी। मैंने कहा जयंत तेरी अजम्पशंस कमन फास्ट। इसकी मम्मी को क्या रिपोर्ट दे के आऊं, अजम्पशंस ऑफ योर सन आर अनरीजनेबल। इसको पिक्चर दिखानी बंद करो। ठीक है जयंत, क्या बात क्लियर है। मेरा सवाल अभी बताओ, मुझे सिर्फ अजम्पशंस बतानी है, रीजनेबल है या अनरीजनेबल। इसके लिए मैं कौन से स्टैंडर्ड्स लगाऊंगा दोस्तों, बोलो। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। मैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू नहीं लगाऊंगा, इसके लिए मैं अश्योरेंस दूंगा। कोई मुझे बताएगा अजम्पशंस, इसमें जो अश्योरेंस दी जाएगी वो ऑडिट के बराबर होगी या रिव्यू के बराबर होगी, जल्दी बोलो। दोनों से कम होगी, क्या बात क्लियर है। हाँ अजम्पशन, हम तो सिर्फ यही एश्योरेंस देंगे ना कि आपके अजम्पशंस रीजनेबल हैं या नहीं है। अब आप बताओ, अगर कंपनी कह रही है हमें प्रॉफिट लग रहा है 200 करोड़ होगा, हम प्रॉफिट की चेकिंग थोड़ी ना कर सकते हैं। कोई एविडेंस है, सेल का एविडेंस है हमारे पास खर्चों की प्रूफ है कोई, हम प्रॉफिट थोड़ी ना चेक कर सकते हैं अभी। हम सिर्फ यही बोल सकते हैं ना कि आपने जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोचा है ये रीजनेबल लग रहा है या अनरीजनेबल। इसके लिए हम लोग SAE लगाते हैं। SAE फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन। अब आप मुझे बताओ, ये भी दो हैं, कौन कौन से सर। एक है SAE 3400, एक है SAE 3420। दो है SAE, अपने को नॉलेज होनी चाहिए दो SAE की। क्या बात क्लियर है। एक है 3400 और एक है 3420। अब 3400 कब लगाना, जब आपको बुलाया गया और बोला गया फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पे अश्योरेंस चाहिए। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल, सर हमें 27-28 के प्रॉफिट्स पे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे अश्योरेंस चाहिए। 27-28 के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे मुझसे अभी अश्योरेंस मांग रहे हैं, तो मैं कौन से स्टैंडर्ड को लगा के अश्योरेंस दूंगा दोस्तों, बोलो। SAE 3400। सर 2030 की सर सेल, 2030 की सेल कितनी सर, 1000 करोड़ अश्योरेंस चाहिए सर। 2030 की सेल्स पे अभी अश्योरेंस मांग रहे हैं मुझसे, कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊंगा दोस्तों, बोलो। SAE 3400। मैं वेट कर रहा हूं, बोलो क्लियर है। हाँ जी, अच्छा मैं अभी देख लेता हूं बेटा, 1 मिनट। हाँ जी मेरा सवाल बने, मैं अभी देखता हूं। चलो अब देखो क्या लिखता है यहां पे। अब 3400 कौन सा आया बेटा, बोलो। 3420। अब 3420 कब लगता है, IPOs में। IPO सुना है, व्हाट इज IPO लॉ में, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लाती है, किसी ने देखा होगा। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी प्रोफॉर्म्स लाती है। प्रोफॉर्म्स का मतलब समझना, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है, कमन फास्ट, हम एक टेक ओवर करेंगे। टेक ओवर करेंगे 700 करोड़ में, अभी करा नहीं है, फ्यूचर में टेक ओवर करेंगे किसी PQR लिमिटेड का। कितने में बच्चों, 700 करोड़ में। इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा इस टेक ओवर से। हुआ नहीं है, हो जाएगा। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है और फिर पब्लिक को बोला जाता है, पब्लिक अगर आप हमारे में इंटरेस्टेड हो तो हमारा IPO है, हमें आपसे 10,000 करोड़ रुपया चाहिए।
प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपना फ्यूचर बताती है, लोगों को फ्यूचर के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताती है जयंत, ताकि लोग इंप्रेस हों और अप्लाई कर दें। ये जो प्रोस्पेक्टस में डेटा लिखा, ये आईपीओ का डेटा है। अब ये फ्यूचर का डेटा है या पास्ट का डेटा है? हम इतना सेल कर लेंगे, हम इतना टारगेट्स अचीव कर लेंगे। अगेन दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर का तो कभी ऑडिट या रिव्यू हो ही नहीं सकता। क्या होता है दोस्तों बताओ? अदर अश्योरेंस दी जाती है। इनके लिए हम कौन से स्टैंडर्ड्स लगाते हैं? SAE कॉमन फास्ट 3420। दोनों में डिफरेंस बताओगे? अगर प्रोस्पेक्टस के डेटा को चेक करना है तो 3420 लगेगा, उसके अलावा कोई और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो 3400 लगेगा। क्या बोलती है पब्लिक? बोलो जी क्लियर है? अब आप बताओ, मैंने आपको दोनों समझा दिए, क्लियर? तो सीए को सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए या ऑडिटिंग के अलावा और भी स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों? बोलना। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। दे अप्लाई टू अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन रिव्यू। एग्जाम्पल, हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए। जो कल बैठे थे उनको मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था। हमें इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या चाहिए? अश्योरेंस। प्रोस्पेक्टिव अरेंजमेंट एंगेजमेंट्स डू नॉट एग्जामिन। प्रोस्पेक्टिव में हम हिस्टोरिकल डेटा थोड़ी ना चेक करते, फ्यूचर का डेटा चेक करते हैं। दो एग्जाम्पल कौन से हैं? 3400 में हम क्या देखते हैं और 3420 में अश्योरेंस देखते हैं, कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहां पे होता है दोस्तों? बोलो। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। उसको चेक करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया है ICAI ने। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं। क्लियर है भाई? आवाज नहीं आई? बोलो। आपको तीसरा समझ आ गया? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तीनों का सम अप करो। SAE, SRE और SAE, ये तीनों में एक कॉमन बात बताओगे? यस, तीनों में अश्योरेंस दी जाती है। यस और नो? बस एक ही कॉमन बात है, तीनों में क्या दी जाती है? अच्छा, मैं ये लिख सकता हूं, बताना गलत है या सही है। तीनों हिस्टोरिकल डेटा पे लगती है। नहीं सर, ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये वाला हिस्टोरिकल पे नहीं लगता, तो ये काट दो सर। हाँ, ये तीनों में क्या दी जाती है बताओ? अश्योरेंस। इसमें सबसे ज्यादा, हाँ जी, 3 स्टार, इसमें 2 स्टार, इसमें अश्योरेंस का लेवल कम होता जाता है। बोलो क्लियर है? मेरा डाउट पॉइंट नंबर कौन से पे जा रहा हूं? 4th। अब सुनिएगा, अब कौन से स्टैंडर्ड्स आए? अब आए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। सर बस खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। 10 मिनट। हाँ जी, क्या बोला बेटा? हाँ, ओपिनियन, इसमें भी ओपिनियन दिया जाएगा, इसमें भी ओपिनियन, इसमें भी ओपिनियन। बट इसमें ना, इसमें ओपिनियन सिर्फ अजम्पशंस पे आता है। ओपिनियन कि आपके अजम्पशन रीजनेबल है या। मैंने जब अश्योरेंस बोला, अश्योरेंस को कम्युनिकेट ही कैसे किया जाता है बच्चे? ओपिनियन के थ्रू। क्या बात क्लियर है? अब आया नेक्स्ट सवाल। और सुनाओ सब ठीक ठाक? 10 मिनट का और है, 10-15 मिनट का। आई कुड अंडरस्टैंड इट्स वेरी बोरिंग, आई नो दिस, तभी तो मैं लिखवा रहा हूं। जो लिख रहे हैं वो ठीक है। हाँ जी, मेरा डाउट अब देखिएगा कौन सा आया? स्टैंडर्ड्स ऑन। किसी ने मेरी वो शॉर्ट वीडियोस देखी आप में से? और किसी ने भी? ठीक बन रही है वो? 2-2 मिनट की, 2-2, 3-3 मिनट की। कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखी वो 2 मिनट वाली? अभी नहीं देखी? 2 या 3 मिनट की है, उससे ज्यादा नहीं है। जयंत आपने भी नहीं देखी अभी? नहीं, मेरा 2-3 मिनट की है। मेरे को लॉ में बहुत है मन बनाने का। अब नया बैच शुरू हो रहा है ना, कंपनी लॉ शुरू होगा, पहला चैप्टर। मैं लॉ की भी रोज बनाया करूंगा। रिजल्ट आने दो, फिर लॉ की भी बनाया करूंगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा। मेरा डाउट यार, 2-3 मिनट में अगर एक टॉपिक पूरा हो रहा है तो क्या दिक्कत है? इसका वैल्यू पता है कब मिलेगी? जो मुझे लग रहा है, जब पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हुआ करेंगे ना। अब एक स्टैंडर्ड 10 पेज का है, अगर वो 2 या 3 मिनट में मैं रिवाइज करा रहा हूं तो बड़ा बेनिफिट होगा। बड़े बड़े टॉपिक्स सोचो, कंपनी लॉ में जिन्होंने CSR पढ़ा था, अब CSR अगर 5 मिनट में रिवाइज हो जाए। CSR बुक में 10 पेज का है। एक और टॉपिक था बोर्ड रिपोर्ट, वो भी 8 से 10 पेज की है बुक में। मेरा सवाल, नहीं मैं लिखता हूं बेटा नाम, टॉपिक के नाम लिखता हूं। हाँ जी, स्टैंडर्ड्स ऑन कॉमन फास्ट रिलेटेड सर्विस। अब चौथे नंबर पे आ जाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। ध्यान से सुनना,
आपको अश्योरेंस के लिए नहीं बुलाया गया। माइंड यू, ऊपर के तीनों स्टैंडर्ड्स में अश्योरेंस मांगी जा रही थी, अब की बार उन्होंने कहा जी हमें अश्योरेंस नहीं चाहिए। मैंने कहा मतलब, मेरा डाउट, हमें कॉमन फास्ट अश्योरेंस नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर आपको मुझसे चाहिए क्या? आप सिर्फ हमारी हेल्प कर दोगे, ओनली हेल्पिंग वर्क। मैंने कहा मतलब मुझे आपकी हेल्प करनी है लेकिन आपको मुझसे अश्योरेंस नहीं चाहिए? बोले हाँ, हमें आपसे कोई अश्योरेंस नहीं चाहिए। मैंने कहा तो बताओ मैं क्या करूं? कहते हैं आपको हम जो बोलेंगे आप अपने प्रोसीजर लगाना, अप्लाई करना प्रोसीजर। ध्यान से सुनो, अप्लाई करना प्रोसीजर बट नो ओपिनियन। माइंड यू, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोसीजर लगाना लेकिन हमें आपसे कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। हाँ जी, मेरा डाउट, हमें आपसे कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। बोले सर एक लड़के की चेकिंग कर दो। मैंने कहा वही एग्जाम्पल पुराने वाला, लड़के की चेकिंग कर दो। एग्जाम्पल सेम चलाना पड़ता था कि कंसेप्ट क्लियर हो। लड़के की चेकिंग कर दो। मैंने कहा जी कर देती है। कहती जी चेकिंग करके बताओ सिर्फ 3 चीजें। मैंने कहा क्या 3 चीजें? वो याद होगा किसी को? सर आप सिर्फ इसका फोन कॉल, पेटीएम, कार फ्यूल, सिर्फ 3 चीजें चेक करके बताओ। मैंने कहा जी मैंने फोन कॉल चेक किया। कहते फोन कॉल चेक करा और आप बताओगे किस किस को कॉल किया? मैंने कहा अपने पेरेंट्स को मैक्सिमम कॉल किया और 2 फ्रेंड्स से जिन्हें कॉल किया, बस यही लोगों को कॉल हुआ है। पेटीएम में पिछले 3 महीने का एवरेज खर्चा 25,000 पर मंथ का है। कार फ्यूल का खर्चा 10,000 पर मंथ का है। ये मैंने रिपोर्ट में लिखा। तो इसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मेरा मुंह बंद करा दिया। बस, किसी को मेरा इशारा समझ आया? बस। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो लड़का। कहते हमने नहीं, हमें ओपिनियन नहीं चाहिए। हमने जो पूछा उसका जवाब दे दिया आपने कि कॉल किसको हुआ, पेटीएम में क्या खर्चा हुआ, गाड़ी में कितने का तेल डाला, ये आपने बता दिया हमें। आपने प्रोसीजर लगा के ये बता दिया। हमें आपसे ओपिनियन नहीं चाहिए कि लड़का अच्छा है या लड़का बेकार है। काश ये मुझसे ओपिनियन मांग लेते, थोड़ी सी चेकिंग करके मैं ओपिनियन दे देता। अमित भाई तो ये क्या हो जाता, थोड़ी सी चेकिंग करके अगर मैं ओपिनियन दे देता, ये तो रिव्यू हो जाता। दिस वुड हैव बीन रिव्यू। बट इन्होंने बोला चेकिंग करो, ओपिनियन नहीं चाहिए हमें आपसे। मैं कहा जी ठीक है जैसे आप कहोगे। जब ओपिनियन नहीं चाह रहे तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कॉमन फास्ट। हाँ जी, यस। तो मुझे क्या लगाना है? अप्लाई प्रोसीजर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ये रब करके, अप्लाई प्रोसीजर, अप्लाई प्रोसीजर बट नो, हमें ओपिनियन नहीं चाहिए, हमारी हेल्प कर दो। यहां लगते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। मेरा डाउट, यहां पे 2 स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस है, 4400 और लेटर से 4410। 2 स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस है, 4400 और 4410। यस, मैं वेट कर रहा हूं, बोलो बच्चे रेडी हो? 4400 कब लगाया और 4410 कब लगाया? अब जरा इस पे भी बात कर लेते 2 मिनट। हमें एंटिटी बुला के बोलती है ऑडिटर। मैंने कहा जी सीए हो ना तुम? हमने कहा जी। क्या आप हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दोगे? क्या सीए सिर्फ ऑडिट करता है जयंत, या कंपनी के लिए अकाउंट्स भी बना सकता है? अकाउंट्स भी बना सकता है। इसे बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। आपको अकाउंट्स कंपाइल करने के लिए बुलाया गया, ऑडिट करने के लिए नहीं बुलाया गया, सिर्फ अकाउंट्स बनाने के लिए बुलाया गया। आप किसकी हेल्प करोगे दोस्तों? बोलो आप किसकी हेल्प करोगे? मैनेजमेंट की। अकाउंट्स बनाना तो मैनेजमेंट का काम है। आप एक सीए हो, आपसे परी वो ऑडिट करवा रहे हैं, आपको सिर्फ वो अकाउंट्स बनाने को कह रहे हैं? अकाउंट्स बनाने को कह रहे हैं। तो फिर हम, ये तो अश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ ही नहीं, ये तो क्या हो गया बताओ? अश्योरेंस एंगेजमेंट है या रिलेटेड सर्विस है? दिस इज अ रिलेटेड सर्विस। क्या बात क्लियर है? एग्जाम्पल समझ आया? कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊंगा? अगर अकाउंट्स बनाने को बोल दिया, कंपाइल करने को बोला, तो 4400 या 4410? 4410। फिर 4400 कब लगाने? ध्यान से सुनो। जब उन्होंने आपको कॉमन फास्ट, हाँ, अप्लाई प्रोसीजर, अप्लाई, हाँ जी, प्रोसीजर विच क्लाइंट स्पेसिफाइड, अप्लाई प्रोसीजर विच क्लाइंट स्पेसिफाइड बट नो ओपिनियन। वो जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, अप्लाई प्रोसीजर विच क्लाइंट स्पेसिफाइड बट नो ओपिनियन। लड़के का फोन चेक कर देना, पेटीएम चेक कर देना और
फ्यूल का खर्चा चेक कर देना बस। मैंने कहा बस इतना ही करना है? हाँ बस इतना ही करना, कोई ओपिनियन मत देना। प्रोसीजर कौन लगाते हैं? एक जर्नल बात बताओगे, ऑडिट में प्रोसीजर क्लाइंट बताता है या ऑडिटर खुद डिसाइड करता है प्रोसीजर? ऑडिट में, रिव्यू में, इन जगहों पे ऑडिटर अपने प्रोसीजर खुद डिसाइड करता है, बट यहां पे प्रोसीजर कौन बताते हैं आपको? बोलो। क्लाइंट। ऐसा है, इन्वेंट्री चेक कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, इन्वेंट्री चेक कर देती है अपने हिसाब से। कह रहे नहीं, अपने हिसाब से नहीं, हम जैसे बोलेंगे इन्वेंट्री चेक कर दो। क्लाइंट बता रहा है इन्वेंट्री कैसे चेक करनी है। मैंने कहा चलो मैं आपके हिसाब से कर दूंगा, अल्टीमेटली रिपोर्ट दे दूंगा। बोले ओपिनियन नहीं चाहिए, रिपोर्ट दो, बट रिपोर्ट में अपना, रिपोर्ट में बता देना स्टॉक कितने की है, बट स्टॉक खराब है या स्टॉक सही है, मुझे कोई आपसे एश्योरेंस नहीं चाहिए। तो जब आपको प्रोसीजर लगाने को बोले जा रहे हैं लेकिन आपसे ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा, तो दिस इज, यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 4400। और अगर आपको बोला जा रहा है अकाउंट्स बना दो कॉमन फास्ट, तो 4410। ये दोनों को नाम से बुलाना हो तो SRS। SRS की फुल फॉर्म क्या है बेटा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। क्लियर है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। आओ जरा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस SRS, दे अप्लाई टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। कोई बच्चा आंसर देगा? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर तुम्हें किसने बताए? क्लाइंट ने तुमसे एग्री करे कि अच्छा ये चेक कर दे, ठीक है सर, या कंपाइलेशन कर दे, अकाउंट्स बना दे, या हमें हेल्प कर दे विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें हेल्प कर दे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए? अश्योरेंस नहीं चाहिए। हमें हेल्प कर दे, स्टॉक हमारे लिए पीएनएल हमारे साथ बैठ के बनवा दे, स्टॉक हमारे साथ बैठ के कैलकुलेट करवा दे, बट तेरे से ओपिनियन नहीं चाहिए। प्रैक्टिशनर वर्ड है, प्रैक्टिशनर सीए के लिए वर्ड आ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट तो बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में वो कोई भी क्या नहीं देता दोस्तों? बोलो, ओपिनियन। सर रिपोर्ट किस बात पे बनाता है? वो एग्जाम्पल मजाक वाला याद है? लड़के ने पेटीएम में 25,000 का खर्चा किया, लड़के ने गाड़ी में 10,000 का तेल डलवाया, लड़का अपने फोन पे इन से बात करता है, ये सब बातें मैं अपनी रिपोर्ट पे लिखूंगा, बट मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। क्या बात क्लियर है? दो तरह के हैं, कौन कौन से? 4400 एंड 4410। यहां पे कब लगाते हैं बेटा? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और ये कब लगाते हैं बच्चे? कंपाइलेशन के समय। हाँ जी, अब मेरा डाउट बोलो जी, क्लियर है? यस। अब कितने हो गए? कोई बच्चा बताएगा? 4 हो गए कॉमन फास्ट। ऐसे, SRE, SAE, और मैंने तो 5 बोला था, अभी तो फिर भी 4 हुए। इन चारों को बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। बट हमारा टॉपिक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं था, हमारा टॉपिक था एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड, अभी हमने एक स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। कौन सा नहीं पढ़ा? क्वालिटी कंट्रोल। तो इन चारों को किस नाम से बुलाएंगे? इन चारों को क्या बोला जाएगा? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, या इन चारों को बोला जाएगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स? इन चारों को बोला जाएगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और इसमें जब ये 5वां ऐड हो जाएगा, 5वां कौन सा है दोस्तों? बताओ। स्टैंडर्ड्स ऑन, तो ये क्या बन जाएगा? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब पेपर में वर्ड ध्यान से देख लेना, अगर पेपर में वर्ड आ रहा है एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो सिर्फ 4 एक्सप्लेन करने हैं। जब पेपर में वर्ड आ जाए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, तो 5 एक्सप्लेन करने। छोटे बोलो, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट सवाल। यस यू कैन से बेटा। हाँ, कंसल्टेंसी पर भी बोल सकते हो आप। हाँ जी, मान्य बेटा, आप मुझे जरा उसका स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे नंबर पे, आई विल चेक एंड क्रॉस वेरीफाइड प्लीज बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। अब देखिएगा हमारे सामने क्या आ गया बच्चे? अब आया लास्ट कौन से आ गए बेटा? बताना। स्टैंडर्ड्स ऑन। सर इसके बाद खत्म हो जाएगा? हाँ बेटे, कुछ और है ही नहीं कराने को, तो आप क्लास छोड़ दोगे और क्या कराऊंगा मैं? बोलो। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। हाँ जी, मैंने गलत लिख दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे दोस्तों? बताओ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल को। SQC। ठीक है जी, शुरू करूं? ये कब लगाने हैं? ऑडिट करना है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगा लो, रिव्यू करना है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू लगा लो, कोई और अश्योरेंस देनी है तो स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगा लो, कोई रिलेटेड सर्विस देनी है तो स्टैंडर्ड्स ऑन। अब वो चारों खत्म हो गए, अब आया 5वां। बेटा अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट वेट करने को बोलता हूं, 2 मिनट। सोचो ऑडिट फर्म, 2 मिनट सोचो, ऑडिट फर्म एक हॉस्पिटल है,
इमेजिन हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सोचो ऑडिट फर्म एक हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी ऑडिटर्स हैं ना वहां पे सब डॉक्टर्स हैं। मैं रोल प्ले करा रहा हूं। ऑडिट फर्म का नाम क्या रख दिया? एक हॉस्पिटल है वही ऑडिट फर्म है, और जो अंदर डॉक्टर्स घूम रहे हैं वो सब कौन है? ऑडिटर्स। बच्चों अब आप बताओ, बिफोर ट्रीटिंग पेशेंट्स, बिफोर ट्रीटिंग, कोई बताएगा पेशेंट कौन होगा ऑडिट फर्म का? क्लाइंट। क्लाइंट को ट्रीट करने से पहले, अमित भाई, क्लाइंट को ट्रीट करने से पहले चाहे उसका ऑडिट करना हो चाहे उसका रिव्यू जो भी करना हो, क्या उसको करने से पहले तुम मुझे बता हॉस्पिटल में हाइजीन होना चाहिए? पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हाइजीन, साफ सफाई होनी चाहिए हॉस्पिटल में। जिस बेड पे पेशेंट लेटा उसके साथ वाले बेड पे कुत्ते लेटे हुए हैं, बताइए, डॉग की पॉटी पड़ी हुई है वहां पे, हाइजीन समझ आ रहा है? अच्छा, जो ट्रीट कर रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए या झोला छाप डॉक्टर्स होने चाहिए? अच्छा, क्या एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लोगों की टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सारी आनी चाहिए पेशेंट्स की? क्या कोई बैठ के उन पे सब पे नजर रख रहा हो कि डॉक्टर्स और नर्सेस सही से काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हॉस्पिटल में हाइजीन होनी चाहिए, डॉक्टर्स ट्रेंड होने चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि काम दवाई किसको, कौन से पेशेंट को कब दवाई देनी, कब किसको खाना देना है। हाँ, और लास्ट में बोला मैंने क्या, सब एक बंदा बैठ के इन सबको देख रहा हो कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसको नाम देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर कितने भी अच्छे हो बेटा, क्या पेशेंट मर सकते हैं? नए पेशेंट नहीं आएंगे, पुराने पेशेंट मर सकते हैं अगर गंदगी होगी, सिस्टम्स नहीं होंगे। बेटा ऑपरेशन कर दिया पर पट्टी बांधना भूल गए, सिस्टम ही नहीं था कि पट्टी भी बांधेंगे, खून निकल रहा है बेचारे का, मेरा डाउट, मर रहा है बेचारे ने, सिस्टम तो होना चाहिए ना। हाँ जी, तो इसी लॉजिक से मैं बोलता हूं सेम ऑडिट फर्म, अस्पताल खत्म हो जाएगा बेटे, अस्पताल खत्म नहीं होगा, बल्कि कौन खत्म हो जाएगा बताओ? ऑडिट फर्म। इसको नाम दिया गया है, दिस इज क्वालिटी कंट्रोल, दिस इज क्वालिटी कंट्रोल, और यही बोलता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मैंने कुछ भी नहीं सिखाया स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, बस एक हॉस्पिटल की स्टोरी सुनाई। हॉस्पिटल हमारा ऑडिट फर्म है, डॉक्टर्स और नर्सेज हमारे ऑडिटर से। कितना भी बड़ा ऑडिट, अच्छा ऑडिट फर्म हो, कितना भी सुंदर हो ऑडिट फर्म, कितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, अगर वहाँ साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, दोस्तों बोलो कि हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा, ऑडिट फर्म भी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हर ऑडिट फर्म को कुछ सिस्टम से काम करना चाहिए। अब आप मेरी बात का जवाब देना, मैंने क्या बोला? हर ऑडिट फर्म को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सिस्टम से काम करना चाहिए। अब ऑडिट फर्म के लिए सिस्टम समझाना है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके बताओ। हर ऑडिट फर्म के पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए क्वालिटी के लिए। देयर शुड बी अ गुड सिस्टम। बेटा कि जो भी स्टाफ रखना है उसको ट्रेनिंग देनी है या ऐसे रख लेना काम पे? स्टाफ को ट्रेनिंग देके रखिए। क्या जितने भी लोग काम करें सब लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए? आवाज नहीं आई? क्या क्वालिटी से काम करें चाहे कुछ भी करें? अब मैं जो बात बोलूंगा इन चारों पॉइंट्स पे 2 मिनट के लिए ब्रेक मार देना। क्वालिटी मेंटेन करो। तुम ऑडिट पे जाओ, चाहे तुम रिव्यू पे जाओ, चाहे तुम अदर अश्योरेंस पे जाओ, चाहे तुम रिलेटेड सर्विस देने जाओ, क्वालिटी कब आएगी? जब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करोगे। नेक्स्ट, जो भी करने जा रहे हैं, अब मान लो मैं ऑडिट करने गया, मेरे को क्लाइंट ने इतनी इज्जत करी मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। आप एग्जाम मेरे को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। मैं ऑडिट करने गया, जयपुर ऑडिट पे गया, क्लाइंट के यहां पहुंच गया। क्लाइंट मुझे बोलता है, सर आप तो आज आए हैं, थके होंगे, आज आप आराम कीजिए, कल से ऑडिट शुरू करना। मैंने कहा ठीक है, मैं आराम करने के लिए कमरा। कहते सर आप कमरा कैसे सोचेंगे, हमने आपके लिए 5 स्टार बुक कराया है। 5 स्टार मेरे लिए बुक कराया है, मैं ऑडिट पे जा रहा हूं। अगले दिन क्लाइंट की महंगी गाड़ी मुझे लेने आई, मुझे 5 स्टार से मैं ऑडिट करने गया। बेटा मैंने आधा घंटा ऑडिट किया, उन्होंने मेरे लिए बढ़िया नाश्ता मंगा लिया। उनकी कंपनी में मुझे फ्रॉड दिख रहा है। परसों मुझे कहते सर आप कभी इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हो? मैंने कहा नहीं। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं कहा वाइफ है, बच्चे। सर आपका एक वर्ल्ड टूर लगा दे सर। सर ये फाइल छोड़ दो सर, फ्रॉड है उस फाइल में। सर ये फाइल छोड़ दो, आपका वर्ल्ड टूर। बोलो बेटा गर्व क्या करूं?
फाइल इंपॉर्टेंट है या वर्ल्ड टूर इंपॉर्टेंट है? फ्रॉड वाली फाइल है। लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने? अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सीजी को रिपोर्ट करना होता है। बोलो। कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं सर, आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंस को छोड़ रहे हो। इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन से ऑडिटर्स होते हैं? जो किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करते। और आपको जब वर्ल्ड टूर का लालच दिया गया, आप तो उसके इन्फ्लुएंस में आके गलत काम कर रहे हो। आप तो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर रहे। मेरे दोस्तों जवाब देना, क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। हमें आर्टिकल्स चाहिए भाई जयंत, हमें आर्टिकल्स चाहिए। हमने सोचा, हमारी एचआर मैम को बोला हमें आर्टिकल्स चाहिए। कह रही सर आर्टिकल्स आ जाएंगे। मैंने कहा कैसे? बोली सर ये हमारे ड्राइवर साहब, इनका बेटा बीकॉम कर रहा है, उसको रख लेती है। मैंने कहा ड्राइवर का बेटा बीकॉम कर रहे हो, उसको रख लेते हैं? बोले सर ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनकी बेटी 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी उसने, बट सर उसको बहुत शौक है ऑडिट करने का, सर उसको भी रख लेते हैं सर। सर एक लड़का और है सर। मैंने कहा कौन? सर हमारा एक आर्टिकल है, उसका भाई है सर। हाँ वो सर, वो बीए पास है सर। वो कह रहा है मुझे भी रख लो ऑडिट फर्म में। मैं कहा एचआर मैम अपनी क्वालिफिकेशन बताना। कह रही सर मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन, मैं तो ओपन से बीकॉम करके आई हूँ, आपने मुझे रख लिया। मैं बेड़ा गर्क तो यहीं से हुआ ना। मेरा डाउट, स्टाफ कैसे रख रहे हो तुम लोग? स्टाफ कैसे रख ले हो? अब इसको जरा अपनी आर्टिकलशिप से जोड़ो। तुम्हें भी तो आर्टिकलशिप चाहिए। क्या फर्म का एक क्वालिटी सिस्टम होता है, एरे गेरे को रखना है या क्वालिफाइड स्टाफ रखना है? क्वालिफाइड स्टाफ, जिसको नॉलेज है, जिसके दोनों ग्रुप क्लियर हैं, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं। सिर्फ इतना देखता है या बच्चे की नॉलेज भी चेक की जाती है? बच्चे का स्पीकिंग एक्सेंट कैसा है? हमें स्टाफ अच्छा चाहिए। क्या बात क्लियर है मेरे दोस्तों? एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या ऑडिट बैड क्लाइंट्स का भी ले लेना चाहिए या गुड लोगों का ही लेना चाहिए? अब बैड क्लाइंट और गुड क्लाइंट समझाता हूं मैं आपको। हम झारखंड में एक ऑडिट करने चले गए कोयले की खदान में। हमें ऑडिट मिला कोल माइन का। मेरा डाउट, जाने से पहले इंस्टीट्यूट कहते हैं सुरभि, किसी का भी नया ऑडिट लेने से पहले उस क्लाइंट के बारे में उसकी रेपुटेशन पता करो। हमने बिना रेपुटेशन पता करे क्लाइंट के यहां पहुंच के झारखंड ऑडिट करने, पहला जाती हमने फ्रॉड पकड़ लिया। हमने कहा क्लाइंट आप फ्रॉड कर रहे हो। क्लाइंट कहता सर ये खदान देख रहे हो कोयले की, 3 ऑडिटर आज से पहले इसी खदान में मार के फेंक दिए। आप बताओ मुझे ऐसे क्लाइंट का ऑडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? या ले लेना चाहिए? क्या दिक्कत है? जैसे वो चाह रहा है वैसे कर देंगे। हाँ पैसे तो यार, तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, मैं क्वालिटी समझा रहा हूं। तुम के भाड़ में गई क्वालिटी, पैसे कमाओ। हाँ नहीं जयंत, देखो जयंत, मेरे मुंह से ये बातें कितनी अच्छी लग रही है ना। जो बदमाश होती है ना वो ऐसी बातें बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। हाँ नहीं, मेरा डाउट, ऐसे ही ऑडिट में कमाई होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे ही ऑडिट में कमाई मिलती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन टॉपिक से वो ना ऑपोजिट हो जाएगा एग्जांपल इस टॉपिक से। ऑडिट एंड एथिक्स, हाँ वेरी गुड। टॉपिक पे वापस आओ। ओके यस, मेरा डाउट, सब लोग बोलो क्या बात क्लियर है? क्लास आवाज नहीं, बात समझ आ गया आपको? हमें हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, एक अच्छा सिस्टम जिसमें क्वालिफाइड इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। आवाज नहीं आई, जल्दी बोलो। क्वालिफाइड इंप्लॉइज हैं, प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, हर चीज के डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर काम के लिए सीनियर्स की सुपरविजन है। सीनियर्स के सुपरविजन में ही सारे छोटे काम किए जाते हैं। मान लो एक ऑडिट करने 4 आर्टिकल जा रहे हैं, उनका सीनियर जो है उन लोगों का काम रोज चेक करता है, फिर उनका सीनियर उनका काम चेक करता है। सीनियर के सुपरविजन में काम होता है, तो माना जाएगा आपका एक प्रॉपर सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल का। इसका नाम है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए, बस एंडिंग कर दो बात की। ऐसा सिस्टम होगा तो फर्म कैसा फर्म माना जाएगा दोस्तों? बोलो, एक गुड फर्म। अब चाहे वो फर्म ऑडिट करे, चाहे वो फर्म रिव्यू करे, चाहे वो अदर एश्योरेंस करे, कमन फास्ट, चाहे वो रिलेटेड सर्विस दे, क्या उसको क्वालिटी से काम करना है? यस और नो। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं ये बात कि जो मर्जी सर्विस दो, चाहे तुम ऑडिट करो, चाहे तुम रिव्यू करो, चाहे तुम कोई भी सर्विस दो,
तुम्हें हर सर्विस में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सिस्टम का। सिस्टम्स क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड लोग रखो, उन्हें ट्रेंड करो। नेक्स्ट सवाल, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करो, सीनियर सुपरवाइज करें चीज़ों को, बिना स्टैंडर्ड्स के काम नहीं करना, रिव्यू भी करना है एसआरई के हिसाब से करो, कंपाइलेशन का काम करना है एसआरएस के हिसाब से करो, तब मानेंगे आपके काम में क्वालिटी है, आपके काम में क्वालिटी है। और यही बात कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है कि क्वालिटी से काम करो? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या बात क्लियर? इस पे एक ही स्टैंडर्ड बना है SQC1, हमारे कोर्स में है चैप्टर 11 में, मेरा जो ये सारी बातें सिखाते हैं। क्या बात क्लियर है? तो अब मैं आपसे एंड करता हूं। कोई बच्चा बताएगा SA, SRE, SAE और चौथा कौन सा था? क्या मैं बोलूं ये काम के स्टैंडर्ड से, इनमें से एक काम करोगे तो स्टैंडर्ड लगाओगे, तो इनका नाम रख देते हैं एंगेजमेंट। मुझे जवाब दो, हम इन्हीं को यूज कर, या तो हम ऑडिट करेंगे किसी क्लाइंट का, या रिव्यू करेंगे, या अदर एश्योरेंस करेंगे, या रिलेटेड सर्विस देंगे। काम हम ये चार ही करेंगे, काम हम ये। बट इन चारों कामों को करने के लिए हमारे फर्म के पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ये कौन बोलता है एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ये चारों काम करने के लिए? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब आप मुझे एक एग्जांपल के साथ टॉपिक को बंद करना। आर्टिकलशिप में जब हम जाएंगे, हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। हमारे से कई फर्म्स तो ऐसे होते हैं सुरभि, जो हमारा रिटन टेस्ट भी लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, इतना ढंग से चेकिंग करके हमें रखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं ये किसके एग्जाम्पल थे? अगर तुम्हारे को प्रॉपर तुम्हारा एग्जाम लिखवा रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर तुम्हें अपने पास इंटर्नशिप पे रख रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है बच्चे। मेरा एक बच्चा मुझे बोला सर मैं PwC में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने गया। मैंने कहा, कहता सर 3 राउंड होते हैं। मैंने कहा वाओ। कहता सर PwC में 3 राउंड होते हैं, डेलॉइट में 2 ही राउंड होते हैं सर। डेलॉइट में आप बताओ, किसी में 3 राउंड है, किसी फर्म में 2 राउंड है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, बहुत एग्जाम्पल्स बन सकते हैं बेटा इस चीज के, अभी और नहीं बोलेंगे, ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। एंड करना बात को। अच्छा, अब इनके साथ 5वें नंबर पे कौन आ गया? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और पांचों इकट्ठे क्या बन गए? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। लो जी, क्या बच्चों बात क्लियर है? ये लो जी, अब हम एंडिंग पे चलते हैं। सब बच्चे 6 पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, कमन फास्ट। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर अ फर्म। हर फर्म को अपना एक सिस्टम बनाना है। किसका सिस्टम बेटा बोलो? हर फर्म को अपना एक अच्छा सिस्टम बनाना है। एग्जाम्पल, हाँ जी, चाहे वो ऑडिट करे फर्म, चाहे वो फर्म अश्योरेंस दे, चाहे वो फर्म जो भी करेगा, क्या उसके लिए क्वालिटी सिस्टम होना चाहिए? SQC रिक्वायर करता है फर्म को। फर्म आपको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना है। फर्म किसके हिसाब से चलेंगे? जल्दी बोलो। ऑडिट करना है तो ऐसे के हिसाब से, रिव्यू करना है तो SRE के हिसाब से। फर्म्स को लॉ और सिर्फ लॉ फॉलो करना है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करनी है? भाई अगर बैंक ऑडिट कर रहे हो तो सिर्फ RBI एक्ट फॉलो करना है या RBI के रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं? वो भी करने हैं। और इंश्योर करना है सही से क्या बनानी है दोस्तों बोलो? रिपोर्ट। स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, लॉ फॉलो करो, ढंग से रिपोर्ट बनाओ, इंश्योर करो ऑडिट चाहे एश्योरेंस जो भी सर्विस होना वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और ठीक से क्या बनाई जाए दोस्तों बोलो? रिपोर्ट। सेम बात लास्ट, दे आर अप्लाइड टू ऑल सर्विसेज से मेरा मतलब बताओ? चारों सर्विसेज, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर एश्योरेंस हो, चाहे रिलेटेड सर्विस हो। तो इन चारों को इकट्ठे क्या बोलते हैं दोस्तों बोलो? सर्विसेज दे आर कवर्ड, दे अप्लाइड टू ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय। जो चारों है ना, चारों सर्विसेज, उन चारों के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन चारों स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। बोलो बच्चे, क्या आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में फर्क समझ आया? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कौन से हैं? ये चारों कौन से हैं? और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तो एक ही है, SQC1। अगर इन पांचों को इकट्ठे बोलना हो तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। अब सब बच्चे मेरे को एंड करो, हमें इन स्टैंडर्ड्स क्यों लगाने हैं? स्टैंडर्ड्स क्यों लगाने हैं? पांचों स्टैंडर्ड्स। इंश्योर ऑडिट इज कैरिड आउट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। अब आप मेरी बात का ठंडे दिमाग से जवाब देना। 4 ऑडिटर है। एक ऑडिटर है चाय मट्ठी खाते खाते ऑडिट करता है, एक सिगरेट फूक रहा है, थोड़ा सा चेक करके निकल गया। एक ऑडिटर कभी आता ही नहीं, साल के एंड में ऑडिट रिपोर्ट साइन करके भेज रहा है। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। क्या ये सही अप्रोच है या गलत है?
क्या कोई बेंचमार्क होना चाहिए कि ऑडिट में क्या क्या सबको करना है, चाहे तो चाय मट्टी खा चाहे तो सिगरेट फूक? क्या कोई स्टेप्स, कोई तरीका होना चाहिए कि ऑडिट में करना क्या क्या? यस, यही बेंचमार्क कहां लिखे हैं दोस्तों, बोलो? स्टैंडर्ड्स में। हाँ जी, और ये बेंचमार्क मतलब ये कुछ स्टेप्स है जो सबको फॉलो, चाहे आप छोटे ऑडिटर हो चाहे बड़े ऑडिटर हो, सबको ऑडिट ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, अच्छा ये जो स्टैंडर्ड्स है ना ये अलाइन करते हैं, अलाइन मतलब मैच करते हैं विद ग्लोबल प्रैक्टिस। मतलब बेटा हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ना और बाहर के जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। मेरा डाउट, हम ऐसे बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम SRE बोलते हैं तो वो ISRE बोलते हैं। नंबर भी सेम है, नाम नंबर सब कुछ सेम है। तो ये ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से है। क्या बात क्लियर? तो इसका मतलब कोई बच्चा इंडिया में ऑडिट पढ़ने के बाद अगर USA शिफ्ट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना चाहता है, मेरा डाउट, तो मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ क्यों? अगर वो बाहर जाके ऑडिट ही अपना काम रखता है तो उसे कोई दिक्कत आनी नहीं है। बताओ क्यों? स्टैंडर्ड तो सारे सेम है। पढ़ना क्या पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे या लॉ दोबारा पढ़ना पड़ेगा? जिस कंट्री में जाओगे उसके लॉज और रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ऑडिटिंग दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? जब सब लोग स्टैंडर्ड से चलेंगे, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ, बेटा P&L बैलेंस शीट की क्वालिटी बढ़ जाएगी और लोग उसको देख के अच्छे से क्या ले पाएंगे दोस्तों, बोलो? डिसीजंस। किसी को याद है मैंने एक वर्ड बोला था, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देती है। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट। कोई बच्चा ये वर्ड समझाएगा? यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट्स। बिल्कुल ठीक बात है। जब स्टैंडर्ड से सब चलेंगे तो सबका ऑडिट करने का तरीका, सब लोग प्लानिंग करेंगे, सब लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सब लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे, सबका काम करने का तरीका सेम ही होगा। इक्विप प्रोफेशनल विद नॉलेज एंड स्किल, ये बात CA के लिए आ रही है। CA को स्टैंडर्ड्स क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। इक्विप मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को? स्टैंडर्ड्स पढ़ लो प्रोफेशनल, तुम्हें नॉलेज और स्किल्स मिलेंगी कि ऑडिट करना कैसे है। क्या बात क्लियर है? इससे हमारी ऑडिट की भी क्या मेंटेन होती है दोस्त? जब हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलते हैं तो क्वालिटी मेंटेन होती है। क्या बात क्लियर है? सारे वर्ड समझ आ गए? भाई आवाज नहीं आई, मैं वेट कर रहा हूं। एक बार फिर से बोलो। स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश बेंचमार्क है, मतलब उनमें जो लिखा है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है। सेकेंड सवाल, बेटा इससे अकाउंट्स की भी तो क्वालिटी बढ़ेगी। अकाउंट्स की क्वालिटी कैसे? बेटा अकाउंट्स की क्वालिटी देखो, ध्यान से सुनना, अगर अकाउंट्स ऑडिटेड है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो वो डेटा की क्वालिटी खराब मानी जाएगी या बहुत अच्छी मानी जाएगी? बहुत अच्छी। थर्ड सवाल, यूनिफॉर्मिटी आएगी। फोर्थ सवाल, कमन फास्ट, CA को सीखने को मिलेगा ऑडिट कैसे होता है। बेटा मैंने पहले वो पढ़ाता था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से पहले होते थे AAS, ऑडिटिंग एंड, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स थे, बिल्कुल ही लड्डू थे। एक पेज का एक स्टैंडर्ड होता था। जब ये आई ना ऐसे, मेरे जैसे की भी हालत टाइट हो गई थी। एक एक ऐसे 100 पेज का। मैं ये सोच रहा, देखो एक होती है बात मजाक की, सर अपने वाले एक पेज के बाहर से 100 पेज के आए, ये तो मजाक है। बट एक बात सुनो, जब मैंने स्टैंडर्ड पढ़े ना, मेरा माइंड ऐसे खुलना शुरू हुआ ना, मैं कहा अच्छा ऐसे भी हो सकता है। अपने स्टैंडर्ड्स में कुछ लिखा ही नहीं था और बाहर से जो आए थे उनमें वैरायटी ऑफ चीजें लिखी थी, अलग अलग परमुटेशंस। अगर ऐसा हुआ तो ये रिपोर्ट दे देना, वैसा हो तो वो रिपोर्ट दे देना। हमारी स्किल्स और नॉलेज को बहुत इंप्रूव किया इन स्टैंडर्ड्स ने। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चे बोलो, समझ आ गया? यस। मेरा डाउट एंडिंग करती हैं, आप मुझे बताओ, हर अकाउंटेंट को फॉलो करनी है स्टैंडर्ड्स इन, चाहे कोई भी एंगेजमेंट पे जाओ, चाहे ऑडिट पे जाओ, चाहे रिव्यू पे जाओ, चाहे अदर एश्योरेंस पे जाओ, आपको स्टैंडर्ड्स तो फॉलो। इफ अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इज इनइफेक्टिव, अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं लगा पा रहे, पहले डॉक्टर के बारे में बताना। डॉक्टर अगर हार्ट के लिए मेडिसिन X चलती है बट डॉक्टर उस पेशेंट को मेडिसिन X नहीं दे रहा, उसकी जगह मेडिसिन Y दे रहा है, तो क्या डॉक्टर को रीजन लिखना पड़ेगा कि मैंने इसको X की जगह Y मेडिसिन क्यों दी? वही बात यहां पे, अगर आप स्टैंडर्ड इनइफेक्टिव है, आपको स्टैंडर्ड नहीं लगा पा रहे, आप उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने ऑल्टरनेटिव क्यों लगाया। मान लो ऐसे कहता था X प्रोसीजर लगाओ, अभी हमने ऐसे पढ़े नहीं, अभी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाऊंगा। ऐसे कहता था X प्रोसीजर लगाओ, बट आपने X प्रोसीजर नहीं लगा के Y प्रोसीजर लगाया, तो आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि मैंने Y क्यों लगाया। और आपको अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करनी पड़ेगी ये बात कि मैंने X प्रोसीजर की जगह
वाई प्रोसीजर लगाया। मेरा एंड की लाइन पढ़ना, डिस्क्लोजर डज नॉट एग्जेम्प्ट कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। मतलब ये है, देखो इस लाइन की इंटरप्रिटेशन ये लेना कि डिपार्चर हमेशा अलाउड है या कोई जेन्युइन रीजन हो गई तभी आप स्टैंडर्ड को इग्नोर कर सकते हो। कोई जेन्युइन रीजन होगा, ये मत सोचना कि यार जब भी स्टैंडर्ड को इग्नोर करना है डिस्क्लोज कर तो दूंगा, नहीं। डिस्क्लोजर सिर्फ लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। कभी मजबूरी में कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पा रहा तो ये बात डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। डिस्क्लोजर आपका एक वो नहीं बन जाना चाहिए कि अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं जो सा मर्जी स्टैंडर्ड फॉलो ना करूं, मैं लिख दूंगा। नहीं साहब, क्या बात क्लियर है? यहां पे आके हमारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गए, ये टॉपिक फिनिश हो गया। लो जी, हमने 5 तरह के स्टैंडर्ड्स पढ़े। एक बार मेरे को जल्दी से बता दो, मेरे को भी मजा आ जाएगा। जल्दी से, कितने तरह के स्टैंडर्ड्स हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स? पहला नंबर, ये कब लगाना है? जब, अच्छा ये क्वेश्चन बड़े नंबर, बड़ा तो आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये चीजें एमसीक्यू में भी दिख सकती हैं। क्या वो एक सिचुएशन बना सकता है, बोल सकता है इसमें बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? आवाज नहीं आई? वो सिचुएशन दे देगा, मान लो वो रिव्यू की सिचुएशन दे रहा है, बताओ बताओ जी इसमें क्या लगेगा? अच्छा रिव्यू करना है तो एसआरई लगाने हैं। थर्ड बताओ, एसएई कब लगाते हैं? जब कोई अश्योरेंस देते हैं। फिर ये कब लगाते हैं? जब अश्योरेंस देते हैं? नहीं सब, सिर्फ कोई रिलेटेड सर्वे, ओपिनियन नहीं देते हम इसमें। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लो जी, दैट्स ऑल। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? आओ क्वेश्चन देख लें जरा 2 मिनट। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बात खत्म करेंगे। ये लो जी, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। आप किसी भी पॉइंट को दोबारा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इसमें से। हाँ जी, वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, याद है हमने बोला था, क्या बोला था? हमारे स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क हैं ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ, याद है? देखना, इससे बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बताओ यूनिफॉर्मिटी आएगी ऑडिट में। आवाज नहीं आई? नेक्स्ट सवाल, प्रोफेशनल को इक्विपमेंट मिलेगी नॉलेज और स्किल्स की, और ऑडिट की क्या आएगी बताओ? क्वालिटी। लो जी, मई 25 का क्वेश्चन देखना सब बच्चे, अभी हाल फिलहाल में आया पिछले साल क्वेश्चन। मेंशन एनी 3 स्टैंडर्ड्स, मजेदार क्वेश्चन है, issued under the authority of ICAI which are collectively known as engagement standards। क्या इसमें मैं उन 4 में से कोई 3 लिख दूं या उन 5 में से कोई 3 लिख दूं? क्वालिटी वाला नहीं लिखना यहां पे। क्या बात क्लियर है? देखना, ऑल्सो मेंशन द पर्पस ऑफ इशू। ऐसे लिखोगे तो ऐसे का पर्पस ऑडिट होता है, रीजनेबल अश्योरेंस होता है। रिव्यू लिखोगे तो उसका पर्पस सिर्फ रिव्यू होता है, लेवल ऑफ अश्योरेंस कम होता है। मान लो तीसरा लिखते हो अदर अश्योरेंस, मैं बोलूंगा तीनों यही लिख देना अदर अश्योरेंस वाला। इसमें भी अश्योरेंस ही दी जाती है सर, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। क्या 5 नंबर के लिए कंटेंट बढ़ सकता है विद एग्जांपल्स? अच्छा मुझे जयंत बताइए, जब हम 5 नंबर में लिखेंगे हमें वो एग्जांपल भी डाल देने चाहिए कि एसआरई 2 ही है, 2400 2410, 2400 इस पे लगता है, 2410 इस पे लगता है, ये चीजें भी लिख देंगे, कंटेंट बढ़ेगा, मॉड्यूल की बात है। हाँ जी बोलो जी, क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू वाला क्वेश्चन पढ़ना, बाबू वाला, CAP बाबू। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन समझ आया? एक स्टैंडर्ड कहता था थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लो, लेकिन वो नहीं ले पा रहा, उसने कुछ ऑल्टरनेटिव काम किए। आपको कह रहे हैं बताओ कुछ 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 प्रोसीजर है इसके लिए? क्या आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया? लो जी, एक मई 24 के आरटीपी का क्वेश्चन देखना। ये है बढ़िया प्यारी बात। क्या स्टेटमेंट गलत है या स्टेटमेंट सही है?
जब बोला गिविंग एग्जाम्पल्स, तो क्या ऑडिट के कुछ एग्जाम्पल्स कि अब स्टैंडर्ड के नंबर तुम्हें लर्न हो जाएंगे ऑडिट वाले, अभी मैंने लर्न नहीं कराए, बट रिव्यू के तो 2 ही एग्जाम्पल है, 2400 2410। बोलो ऑडिट के भी एग्जाम्पल तुम्हें लर्न, जब ऑडिट के नाम लंबे जैसे 200 200 ऑब्जेक्टिव का है, 230 डॉक्यूमेंटेशन का है, वो तुम्हें लर्न हो जाएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पे आके हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये लो जी, ये एमसीक्यू तुमने घर पे करने, मैं नहीं करवाऊंगा, ये केस स्टडीज हैं बेटे। हर चैप्टर के एंड में मैंने 1 या 2 मॉड्यूल वाली केस स्टडीज दी हैं। क्या बात क्लियर है? आपको घर जाके क्या ईमानदारी से एमसीक्यू और केस स्टडीज करनी चाहिए? भाई आवाज नहीं आ रही? अभी अपने पास टाइम बचा है, करा दूं एक आधी केस स्टडी? हाँ, तुम तो मुझे पता क्या शाय हो। हाँ चलो, अभी मुझे एक काम करना है, 1 मिनट, सब लोग बोर्ड पे देखो और मुझे बताओ, हम लोगों ने, भाई 1 मिनट देना जरा। ये लो जी, अब आगे 11 चैप्टरों में से एक चैप्टर अपना खत्म हो गया, मिशन अचीव्ड। छोटा चैप्टर था, अगला छोटा चैप्टर कौन सा उठाना है? 2। उसके बाद छोटा कौन सा उठाना है? 6। उसके बाद छोटा कौन सा उठाना है? 11। ये 4 चैप्टर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर, 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू हटा के। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये 4 चैप्टर 25 के, और लड्डू चैप्टर से लड्डू। मेरा पहला टारगेट 15 मार्च तक, कोई फरवरी तो खत्म हो गया, आज 26 हो गई है ना, 15 मार्च तक का टारगेट ये कराने का है। ये मेरा पार्ट 1 है, चैप्टर 1, 2, 6 एंड 11। उसके बाद 4, 7, 8, 4, 7, 8 ये मेरा पार्ट 2 है। इसकी भी वेटेज मान के चलना तकरीबन 30 से 35 नंबर की है। ये 15 मार्च से 15 अप्रैल के टारगेट में है, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स। और बाकी बचे हुए चैप्टर कौन से हैं? 3, 5, 9 एंड 10। 3, 5, 9, 10 ये मेरा पार्ट 3 होगा। ये भी 30 नंबर का है, लेकिन ये सबसे घटिया बकवास पाठ जो मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। ये भी 1 महीने का है, 15 अप्रैल से 15 मई तक का। क्या बात क्लियर है? मैंने 15 मई की डेडलाइन दी है आपको। ऊपर नीचे का थोड़ा मार्जिन तो रखना पड़ेगा, मार्जिन तो अलाउड है। हाँ, मेरा सवाल, मैंने पेपर को 30, 30, 35, 35 नंबर में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट 25 से 30 का, दूसरा पार्ट 30 से 35 का, तीसरा पार्ट भी 30 से 35 का। पहले 2 पार्ट आसान है, तीसरा आसान तो है, बट तीसरा ना जरूरत से ज्यादा, जिन्होंने लॉ पढ़ा है वो चैप्टर याद है, मैनेजमेंट और एडमिन, अननेसेसरली लेंदी। ऐसा है तीसरा पार्ट, अननेसेसरली लेंदी, वेटेज वही 30 नंबर। तो मैं पहले बच्चों को कौन से 2 पार्ट में पक्का करना चाहता हूं? पार्ट 1, पार्ट 2। ये दोनों आपके पक्के हो गए, 60 से 70 नंबर आपके ऑडिट में पक्के हो गए। फिर वो तीसरा पार्ट एंड में उठाएंगे। क्या कहते हो? अप्रोच समझ आ गई? मैं सीरियल ऑर्डर से नहीं चलूंगा। बोलो जी, अब आपका डाउट कुछ रह गया हो तो बता देना। देखो ये बुक आपके पास आ जाएगी, ये कुछ फ्रॉड्स लिखे हैं मैंने इन वर्ल्ड में, जो फ्रॉड्स हुए बड़े बड़े, ये फ्रॉड्स आप पढ़ सकते हो, पढ़ने चाहिए, नॉलेज बढ़ाती है। फिर मैंने बताया इंडिया में या वर्ल्ड में कौन बिग 4 से, नाम सुने होंगे, डेलॉयट, PwC, EY और KPMG, उनके बारे में लिखा हुआ है। क्या क्लियर है? किसी के मन में कोई सवाल? अच्छा, अब एक चीज करा के मैं फ्री कर देता हूं। चैप्टर पूरा खत्म हो गया। क्या मैं अज्यूम करूं सबको चैप्टर समझ आ गया? अब तुम मुझे अपनी एश्योरेंस दो, तुम्हें रीजनेबली समझ आया या लिमिटेड एश्योरेंस या अदर एश्योरेंस? भाई आवाज नहीं आई। अदर एश्योरेंस? एक चौथा भी है, नो ओपिनियन। नो ओपिनियन भी है? नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी हो सकता है, रीजनेबल भी हो सकता है। यही 2 आंसर एक्सेप्टेबल है भाई। कोई ये ना कह दे सर अदर एश्योरेंस वाली एश्योरेंस, बिल्कुल ही मॉडरेट। नहीं, लर्निंग में आप मुझे बताओ, मैं लर्न कराऊं क्लास में? मैं ऊंचा ऊंचा बुलवा के लर्न कराऊं? नहीं, जैसे बोलोगे मैं करवा दूंगा, मुझे आइडियाज आप दो। मेरा डाउट,
लेकिन बच्चे मैं जो लर्न कराऊंगा, आप मुझे कह रहे हो कि मैं तो चिकवाऊंगा बार बार, लर्न करो मेरे साथ। कितने स्टैंडर्ड? 5 तरह के। कौन कौन से? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन। यार तुम छोटे बेबीज हो, ऐसे ऊंचा बोल बोल के लर्न करवाओ। अच्छा जयंत, लैंग्वेज हार्ड है समरी की? अभी पढ़ी नहीं है? नहीं बेटा, मजाक की बात नहीं है। अब ये 9 पेज हो गए हैं। ईमानदारी से लर्निंग साथ साथ कर लो, बेईमानी मत करो। 15 मार्च का मेरा टारगेट है, ये 4 चैप्टर खत्म करते ही इसका टेस्ट होगा। पहला टेस्ट, 3 टेस्ट ही होने ऑडिट के, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का। मेन तो 3 टेस्ट ही बनते हैं ऑडिट के। पार्ट 1 टेस्ट 15 मार्च के आसपास। क्या क्लियर है? अब एक एंडिंग करें क्लास की बस एक चीज के साथ। ऑडिटिंग, एक मिनट। भाई आवाज नहीं। जैन 26 का पेपर मेरे सामने है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बी चैप्टर 1 से है। ओ भाई साहब मजेदार, देखते हैं कौन जवाब देगा। आज की क्लास जैन 26 का क्वेश्चन आज की क्लास पे बेस्ड है। आहा, देखते हैं कौन पास हुआ इस क्वेश्चन में। मिस्टर प्रवीण। ओए होए, आंसर मन में रखना। पेपर पेन हो तो अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किसको कितने नंबर मिलेंगे। पहले पार्ट का आंसर सिर्फ वर्ड लिखना, दूसरे पार्ट का आंसर सिर्फ वर्ड लिखना, तीसरे पार्ट में 3 नंबर हैं, 3 डिफरेंस दिमाग में आने चाहिए। फर्दर एक्सप्लेन, ये तीसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट है। इसके लिए 3 नंबर का है तो कम से कम मिनिमम 3 डिफरेंस, ज्यादा बन सकते हैं बहुत बढ़िया बात, 3 तो सोचने हैं। सिर्फ बारीक बारीक पेपर पे कहीं पे ये लिख के दिखाओ, सिर्फ वर्ड्स, तब मैं मानूंगा आपके 5 नंबर इसमें कंफर्म्ड है। 5 नहीं तो 4 तो मिलेंगे। मजा आएगा अगर आप आंसर दे पाए तो। नहीं दे पाए तो ये मेरा फेलियर है, अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आपका फेलियर नहीं है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है ना। त्रिशा, त्रिशा ही नाम है ना, है ना। अच्छी बात नहीं, अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो मेरा फेलियर है कि बच्चों को मैं समझा ही नहीं पाया। मैं वेट कर रहा हूं। ये जान 26 का 5 नंबर का क्वेश्चन है। हो गया? आंसर मिल सकता है मुझे आपसे? नहीं हो पाया? ग्रेट। पहला काम, मुझसे बोला क्या है, 1 मिनट, मुझसे बोला है मिस्टर प्रवीण एन ऑडिट क्लर्क वांट टू नो द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी उन 4 में से कौन सा एप्लीकेबल है इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, असिस्ट कर दो मैनेजमेंट को इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट, सिर्फ असिस्ट करना है मैनेजमेंट को अकाउंट्स बनाने में। हमें तो स्टैंडर्ड का नंबर भी याद होना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं बताना, सिर्फ स्टैंडर्ड का नाम बताना है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। अगर किसी से नंबर पूछ लूं मैं अपने लिए, 4400 है या 4410 है? 4410 है। नंबर नहीं पूछेगा आपसे, नंबर नहीं, सिर्फ आपको उसका नाम बताना है, 4410। बट बोनस है, अगर कोई नंबर भी लिख के आएगा बोनस है। एग्जामिनर 5 में से 4 नहीं देगा, 5 में से 5 देगा। वो कहेगा यार बच्चा तो कितना नॉलेजेबल है, बच्चे को सारा पता है। सेकंड, अगला पार्ट,
assignment to examine the prospective financial information of the company. Prospective financial information. Standards on assurance engagement. 3400 या 3420? 3400 लगेगा, ऐसे ही 3400, बट आप सिर्फ ऐसे ही लिखो सफिशिएंट है। किसके दोनों सही है, किसके दोनों गलत है? रादर ऐसे पूछता हूं, दो में से एक भी गलत है, सबके सही है। ये तुम्हारी जीत नहीं, मेरी जीत है यार ये। हाँ जी, सेकेंड पार्ट, फर्दर एक्सप्लेन मिस्टर प्रवीण द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। सब बच्चे बताओ, रीजनेबल किस में, लिमिटेड किस में? रिव्यू में। ऑडिट और रिव्यू में 3 डिफरेंसेस। पहला, मेरा डाउट, क्या बोला, मेरे को बताओ जल्दी, मैं भी एक मिनट, ये रही, क्या ये रहा रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट? बोला हाई, लो, एलाबोरेट, फ्यू, सफिशिएंट चाहिए बट लिमिटेड चाहिए, रीजनेबल बट लिमिटेड। बेटा इन्होंने 3 नंबर में बोला, मेरी सजेशन है सारे लिख देना जितने लो पॉइंट, ये मत के 3 नंबर में से 3 ही लिख दो, नहीं, आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप लिख दो, बोनस लो ना आप। यूजुअली 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 मिलते हैं, बट बच्चा अगर सारी बातें लिख के आएगा तो उसके पास काटने को बचेगा कुछ नहीं तुम्हारे से, क्यों काटेगा वो नंबर? कैसा लगा क्वेश्चन? टफ है? एक और दिखाऊंगा क्वेश्चन, बस एक और। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है हर बार। जैन 26 का क्वेश्चन दिखाया, अब एक दिखाता हूं सितंबर 25 का, वो है 2C, क्वेश्चन नंबर 2C। 1 मिनट, सितंबर 25 आओ बेटे, इधर आओ। हाँ, सितंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2C, 2C है ना? 2C, ये कराया था मैंने क्लास में डिस्कस क्वेश्चन। सिरंगा मंगा, किसी को याद हो? पहली क्लास का क्वेश्चन है, ऑडिट की पहली क्लास, 6 या 5 पॉइंट्स थे। एंट्रीज, अकाउंट्स किसके बेसिस पे बने होने चाहिए? एंट्रीज। दूसरा, हर एंट्री का एविडेंस होना चाहिए, कोई एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होने चाहिए। अमाउंट ठीक से क्लासिफाइड, डिस्क्लोज और डिस्क्राइब होने चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। छठा पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ट्रू एंड फेयर व्यू देरी ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये देखो 4 नंबर में कहाँ गई हमारी समरी? लो जी समरी, आप भी आना इधर, ये लो जी, ये रे आपके वो, ये देखो कीवर्ड वही है, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। 4 नंबर का क्वेश्चन। कैसा लग रहा है ये चैप्टर एग्जाम के लिए? लड्डू साई। चारों चैप्टर जो मैंने सोचे हैं 1, 6, 1 to 6, 11 चारों ऐसे ही हैं, मतलब बहुत लड्डू क्वेश्चन आते हैं इनमें से। आप देखो, मेरे को इंटर लॉ का भी मैंने एक ही बैच पढ़ाया, तुम्हारा बैच, बट इंटर ऑडिट के मैंने 2 बैच पढ़ाए, दोनों में बच्चों के 81 आए हाईएस्ट। नालायक नेगेटिव भी बोलते हैं, मजा नहीं आया ऑडिट पढ़ने में, नंबर फिर भी ले आते हैं। मुझे तो हमें ये बात समझ ही नहीं आई। फाउंडेशन के बच्चे तारीफें करते, बहुत बढ़िया पढ़ाते, नंबर फिर नहीं लाते। इंटर के कहते मजा नहीं आया पढ़ के, लेकिन नंबर 81। पहला बैच पढ़ाया, पूजा नाम की लड़की 81, उसी बैच में एक बच्चे के और 81, सेकेंड बैच में एक बच्चे के 80, मतलब बोनस है पहले अटेम्प्ट से। रीजन है ना, पेपर लड्डू है, जिसकी लर्निंग सॉलिड है उसके लिए कुछ भी नहीं है नंबर लेने इस पेपर में। मैं सच बोल रहा हूं, ऑडिट लॉ से ज्यादा आसान है। रीजन, लॉ में कंसेप्ट्स रटे होने चाहिए, लिमिट्स रटी होनी चाहिए। ऑडिट में कोई टेक्निकल कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए वाइंड अप करते हैं। तो इफेक्टिवली कल क्लास होगी? भाई आवाज नहीं आई, कल क्लास होगी या नहीं होगी? ले लें क्लास? अभी तक साइलेंस मींस क्लास है, अगर नहीं हुई तो मैं मैसेज करवा दूंगा ग्रुप में। आप मेरा अभी कुछ कोई मैसेज नहीं आया तो क्लास है, बिंदी लगा के, ठीक है? चलो बाय बेटा, मिलते हैं कल।